हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीईओ और हेडमास्टर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके सामान्य अध्ययन है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन दोस्तों आपको चाहे आप बीईओ का एग्ज़ाम दें या फिर हेडमास्टर का दें, सक्षमता का दें, बीपीएससी का दें, कोई भी एग्ज़ाम दे, ये सामान्य अध्ययन जो मैं आप लोग को करवा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा डिस्कशन भी करते चल रहे हैं। हर एक सवाल का, उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपको करवाते चल रहे हैं। आज होगा टेस्ट नंबर आपका दूसरा। इसके पहले एक टेस्ट हो गया है, वो आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट था, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल उसमें बताया गया, पूरा डिटेल से समझाया गया। और 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न के अलावे मैं बहुत सारे सवाल आप लोग को बताते चलता हूँ, तो लगभग डेली आपको 150 से 200 सवाल यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और डेली आपकी जो लाइव हो रही है, ये क्लास चल रही है, ये रात में 9 बजे से। नंबर आपको दिया गया है जहाँ से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहीं पर आपको सारे मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें 399 मात्र आपको चार्ज लगेगा, है ना। ओनली 399 इसका चार्ज है। और वो कैसे पे करना है आप लोग को बताया गया है। फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से पे करना है। नंबर भी आपको दिया गया है। ये नंबर आपका व्हाट्सएप नंबर ये है ना, 7857824310। और जो पेमेंट करना है फ़ोन पे, गूगल पे से, वो है आपका नंबर 9341550523, है ना। इस नंबर पे आपको फ़ोन पे, गूगल पे आपको पे करना है ना। 399 ही अभी चार्ज है। ये चार्ज जब वैकेंसी आ जाएगी फिर आपको वैकेंसी के अनुसार फिर फी जो है आपका वो बढ़ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप ले लीजिए, है ना, फिर आपका ये डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मात्र अभी 399 ही चार्ज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला सवाल देखिएगा। सब लोग आ जाइए जल्दी से, 9 बज गई है। तो आज का पहला सवाल देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। देखिएगा, पुस्तक भी आपको एक आध क्वेश्चन जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, पुस्तक 1-2 आपको पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो द फ्रैक्चर्ड हिमालयाज ये पुस्तक है, इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके निरुपमा राव, ठीक है। इसके लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, निरुपमा राव हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सलमान रश्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का एक बुक है दोस्तों जो हमेशा पूछा जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्या नाम है, मिडनाइट चिल्ड्रेन इसका नाम है। कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है मिडनाइट चिल्ड्रेन का, ठीक है। किसका है, सलमान रश्दी का है। रमेश जयराम जो हैं, इनकी भी एक पुस्तक है जो पूछा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। नाम सुने होंगे आप लोग, द लाइट LIGHT ऑफ एशिया, ठीक है। द लाइट ऑफ एशिया इनकी पुस्तक है। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न ही अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि ये सब सवाल हर एक एग्ज़ाम में, है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये किसी के लिए कोई क्वेश्चन बनाया नहीं जाता कि ये क्वेश्चन इसी में पूछेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, तो उसमें पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, बताइएगा। कुल्लू घाटी, है ना, कुल्लू घाटी आप लोग गए होंगे घूमने के लिए, ये पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कुल्लू घाटी कहाँ है, सिंपल सवाल, हिमाचल प्रदेश में। और ये किसके मध्य यानी कि बीच स्थित है। घाटी जब होगा दोस्तों तो 2 पहाड़ होगा, उसके बीच में ही ये घाटी यानी कि रास्ता, ठीक है। दर्रा का मतलब ही क्या होता है, रास्ता होता है। तो ये घाटी का मतलब ही क्या हो गया, रास्ता हो गया। तो 2 जो पर्वत है ना, इसके बीच के जो रास्ते हैं इसी को कहेंगे घाटी। और ये कुल्लू घाटी जो है, ये धौलाधर और पीर पंजाल जो है आपका श्रेणी, इसके बीच का जो रास्ता है उसी को कहते हैं कुल्लू घाटी, ठीक है। धौलाधर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 3 नंबर।
3 नंबर है कि दिए गए प्रश्नों का सही क्या करना है, मिलान करना है। एक तरफ पतन दिया गया है यानी कि पोर्ट है ना, जहाँ पर पानी वाले जहाज आकर के लगते हैं, और एक तरफ राज्य दिया गया है कि ये पतन जो है वो किस राज्य में है। तो भारत में जो पतन होगा वो आपका दक्षिण भारत में ही होगा, है ना, या तो गुजरात में होगा, या महाराष्ट्र में होगा, या गोवा में होगा, या कर्नाटक में होगा, या केरल में होगा, या तमिलनाडु में होगा, या आंध्र प्रदेश में होगा, या उड़ीसा में होगा, या फिर पश्चिम बंगाल में होगा। तो इतने जो राज्य मैंने अभी आपको नोट करवाया है ये तटीय राज्य हैं, है ना। तो तटीय राज्य के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। टोटल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 9 है। टोटल तटीय राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो कौन सा है वो है आपका गुजरात, है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। अब सवाल पे आ जाइए कि भटकल, तो भटकल जो आपका पोर्ट है ये कहाँ पर है। भटकल जो है ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। भटकल याद रखिएगा कर्नाटक में है। एलेप्सी जो पोर्ट है दोस्तों, पतन है, ये है आपको केरल राज्य में, यानी कि ये वाला आपका केरल है ना। ये अब यहाँ पर आपका केरल है। कर्नाटक कौन है, तो केरल के ऊपर कर्नाटक है आपका। एक है काकीनाडा, काकीनाडा जो पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में है, ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। और एक है तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन है आपका तमिलनाडु में। सबसे दक्षिणी जो राज्य है वो है तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका मिलान हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 3142, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पतन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं भारत के। जैसे कि पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ना। बंदरगाह कहिए या पतन कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे बड़ा जो है नहावा सोवा मुंबई वाला बंदरगाह जो है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 4 नंबर। कह रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इतना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ये सब देखते के साथ आप मारिएगा खटाक से, है ना। तो कपास जो है ना, जिससे क्या बनता है दोस्तों, कपड़ा बनता है, ठीक है, सूती कपड़ा। तो कपास का उत्पादन कह रहा है कि उपयुक्त मिट्टी जो होगा वो काली मिट्टी होगा, सबको पता है काली मिट्टी। अब है कि काली मिट्टी को और भी नाम से जानते हैं, है ना, बहुत सारा नाम है काली मिट्टी का। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है, जो खास करके भारत में कहाँ पर पाई जाएगी। अगर भारत की बात करें, काली मिट्टी की बात करें, तो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में ही, प्रायद्वीपीय भारत में ही काली मिट्टी आपको मिलेगा। और ख़ास करके ये गुजरात वाला एरिया है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, थोड़ा बहुत एमपी में भी है, थोड़ा बहुत कर्नाटक में है ना, थोड़ा बहुत आपका तेलंगाना में भी है, ठीक है। तो इतना ही जो इसका एरिया है ये काली मिट्टी का पूरा एरिया है, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है, इसी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि काली मिट्टी जो होती है दोस्तों, है ना, ये चिपचिपा होती है ना, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा होती है। इसी मिट्टी को कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, क्योंकि जब ये सूख जाती है ना काली मिट्टी, तो इसमें बड़े बड़े क्या पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाते हैं, ठीक है। जब मिट्टी देखे होंगे आप लोग, सूखता है तो दरार पड़ते हैं, लेकिन काली मिट्टी में ना बहुत बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है। अगर उसमें पैर चल गया तो पैर भी आपका मतलब कि डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा काली मिट्टी। और जो कपास की अगर बात करें तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वर्तमान में कपास का उत्पादन सबसे अधिक गुजरात में होता है, और दूसरा नंबर जो है वो है आपका महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। पहला नंबर आपका गुजरात है, दूसरा नंबर आपका महाराष्ट्र है कपास के उत्पादन में। अगर जूट कहे कि जूट के उत्पादन में प्रथम कौन है, तो जूट के उत्पादन में प्रथम हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल जूट सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी घाटी, अब नर्मदा नदी घाटी जब आया तो ये नर्मदा से ही बना होगा, है ना। तो नर्मदा नदी घाटी का भाग कौन सा नहीं। जब नर्मदा नदी निकलती है ना, नर्मदा नदी जब निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक जगह है, उस जगह का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक उस जगह का नाम है। वहीं से ये नदी निकलती है, और ये नदी बहती है किधर, पश्चिम दिशा में। इधर है पश्चिम, इधर है पूर्व। तो पश्चिम दिशा में जब ये बहती है तो ये 3 राज्यों से होते हुए बहती है
ठीक है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, वो 3 राज्य याद रखिएगा। एक तो मध्य प्रदेश से निकली, है ना, मध्य प्रदेश है, उसके अलावे गुजरात है, उसके अलावे महाराष्ट्र है। तो ये 3 राज्य से होकर के बहती है आपको नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान से इसका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा नदी के बारे में और भी पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी आखिर कहाँ से निकलती है, तो मैंने अभी बता दिया कि अमरकंटक से ये नदी निकलती है। और ये कहाँ जा कर के गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में, है ना, यहाँ से निकली और यहाँ पर जा कर के गिर जाएगी। ये खंभात की खाड़ी है, अरब सागर में एक जगह है, यह गुजरात के पास, ठीक है, वहीं पर यह नदी गिरती है। एक क्वेश्चन पूछेगा नर्मदा के बारे में कि पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, तो वो है नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिम दिशा में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नर्मदा के बारे में पूछेगा कि नर्मदा नदी कौन से 2 पर्वत, पहाड़, पठार के बीच से होकर के बहती है, तो विंध्य पर्वत, आप नाम सुने होंगे कि विंध्य पर्वत, है ना, ऊपर है विंध्य पर्वत और नीचे है सतपुड़ा पर्वत, इसी से बीच के होकर के बहती है ना। ये भी सवाल थोड़ा सा डीप में जाकर के आपको पूछ लेगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा, ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, देखिएगा 6ठा नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा सही नहीं है ना, गलत आपसे पूछ रहा है, सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति अंडा उत्पादन। देखिए, नीली क्रांति उर्वरक नहीं है, पीली क्रांति अंडा नहीं है, स्वर्ण क्रांति फल बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। नीली क्रांति दोस्तों आपका संबंधित है मत्स्य से, है ना, मत्स्य यानी कि मछली। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य मछली से। और पीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि सरसों से, ठीक है, तिलहन से, है ना। पीली क्रांति सरसों यानी कि तिलहन से पीली क्रांति हुई थी आपको 1986-87 में हुई थी पीली क्रांति, याद रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, जैसे कि आपको पूछेगा लाल क्रांति, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति संबंधित है टमाटर उत्पादन से और मांस उत्पादन से। ठीक है, एक पूछेगा आपको श्वेत क्रांति, सबको पता होगा श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के पिता किसको कहा जाता है दोस्तों, तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक जिसको कहते हैं, है ना, दूध उत्पादन के जनक कहिए या श्वेत क्रांति के जनक कहिए, तो वर्गीज कुरियन है। एक और है आपको हरित क्रांति, है ना, कई पूछा गया हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको खाद्यान्न उत्पादन से आपको पता ही है। ठीक है, हरित क्रांति कब हुआ था, तो 66-67 में आपको स्टार्टिंग हुआ था वो। अगला प्रश्न है 7 नंबर की भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला, प्रश्न है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है ना। कृषि को प्रभावित करने वाला कह रहा है, हम लोग किसान हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कृषि को सबसे अधिक कौन सा चीज़ प्रभावित करता है। ऑप्शन है आर्द्रता है, वृष्टि है, तापमान है और हवा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि सब तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा वो वृष्टि हो जाएगा। वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा, है ना। वर्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर तत्व है कृषि को प्रभावित करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। देखिए, नेबुलर परिकल्पना क्या होता है, किसी को पता है नेबुलर परिकल्पना के बारे में, तो बताइएगा। पृथ्वी के उद्गम, है ना, पृथ्वी का आखिर उद्गम कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, है ना, इसकी नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी, किसने बताया था कि पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ, है ना। तो आखिर पृथ्वी बना कैसे, तो नेबुलर परिकल्पना किसने दिया था, तो ये देने वाले थे इमैनुअल कांट महोदय, है ना। इमैनुअल कांट जो थे, इन्होंने ही दिया था नेबुलर परिकल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। देखिए, नेबुलर परिकल्पना क्या होता है, तो सौर मंडल, है ना, हमारी जो पृथ्वी है ये सौर मंडल का एक भाग है ना। पृथ्वी सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, पता है आपको। तो जो सौर मंडल है हमारा, इसका निर्माण जो है ये कैसे हुआ है, तो हमारा जो सौर मंडल है दोस्तों, सौर मंडल के अंतर्गत सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, उल्का पिंड है, सूर्य है ना। तो इसका निर्माण जो हुआ है वो गैस और धूल कण से हुआ है।
ठीक है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो एक साथ मिलकर के ग्रहों का निर्माण करते हैं, उसी को नेबुलर परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 9 नंबर। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। मात्र 399 इसमें चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ओनली 399। जब तक आपका वैकेंसी नहीं आता है, वैकेंसी आ जाएगा तो ये चार्ज आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है। किसका मिलान सही नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान है ना। राष्ट्रीय उद्यान आप सुने होंगे, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, पढ़े होंगे, जैसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में बिल्कुल सही है ना। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। घाना पक्षी, नाम ही है पक्षी, तो ये पक्षी से संबंधित होगा, है ना। तो ये पक्षी से संबंधित है, ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, भैया ये बिल्कुल गलत है ना। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ नहीं, यूपी में है। ऐसे भी याद रखिएगा कि दूधवा यानी कि दूध, तो दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ही आपका यहाँ पर हो जाएगा। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा जो है यहाँ भी बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है। रामसर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रामसर के बारे में हमेशा पूछा जाता है। रामसर मतलब कि आर्द्रभूमि स्थल, है ना। आर्द्रभूमि स्थल, रामसर की स्थापना की बात अगर हम करें तो ये ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था इसकी स्थापना? ईरान में हुआ था। और ये हुआ था, ईरान में एक जगह है दोस्तों रामसर, है ना। ईरान में क्या है, एक जगह है रामसर, और उसी के नाम पर ये स्थापना हुआ था। स्थापना हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना है। और इसका जो प्रश्न था कि रामसर सम्मेलन संबंधित है वन से, शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से। ये किस चीज़ से संबंधित है? तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। भारत में टोटल कितने रामसर साइट है, यानी रामसर कितने हैं भारत में? तो भारत में टोटल जो रामसर है वो 89 है, याद रखना है। और भारत में एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रामसर, है ना। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा रामसर हो जाएगा आपका सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रामसर है, याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है ना। चलिए ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कि दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, है ना। हमारा जो ग्लोब है, पृथ्वी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है? गर्म हो रही है कि नहीं? आप महसूस कर रहे होंगे कि अभी मार्च ही है, इतनी ज़्यादा गर्मी। इस बार तो ठंडा और भी बहुत कम पड़ा, है ना। इस बार ठंडा बहुत कम पड़ा, पता ही नहीं चला कि ठंडा कब आया कब गया, है ना। मात्र 2-4-10 दिन ठंडे पड़ा। पिछला साल थोड़ा सा ठंडो पड़ा था, इस बार तो ठंडा बहुत कम पड़ा, अभी से ऐसी ज़रूरत पड़ रहा है ना। तो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है? देखिए, वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस बहुत सारे हैं। एक तो जलवाष्प है ना, मीथेन भी है ना। तो ये दोनों तो नहीं होगा। और इसके अलावा CO2 है, ठीक है, CO2 गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। कौन नहीं है? तो आर्गन नहीं है। ठीक है, आर्गन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है आर्गन गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। 12 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है। ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तु कैसा होगा? तो वस्तु जो होगा वो कैसा होगा? साधारण होगा, बढ़िया होगा, घटिया होगा, कैसा होगा? इसको निम्न भी कहेंगे और घटिया भी कहेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर की किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है ना। राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए कौन सा पद्धति जो है जिसको हम उपयोग नहीं करते हैं, है ना। राष्ट्रीय आय तो निकालना जरूरी है, तब ना पता चलेगा कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो क्या क्या जरूरी है इसमें? इसमें जरूरी है आपको उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, मिश्रित पद्धति, निवेश पद्धति की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? है ना, पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, इसको समाप्त कर दिया गया, इसी की जगह पर आपको नीति आयोग आ गया है ना। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है ये 5 साल पर पहली योजनाएं आती थी, 5 साल सरकार रहती थी, 5 साल के बाद फिर नई योजना बनती थी, है ना। तो पंचवर्षीय योजना किस अवधि 4 साल की थी? 4 साल था दोस्तों आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो था 1974 से लेकर के 78 तक, है ना, 74 से लेकर के 78 तक। और यहाँ पर 2 साल का रोलिंग प्लान चलाया गया था, 79-80, है ना, 79-80 2 साल का रोलिंग प्लान यहाँ पर चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा ही। ठीक है, इसको जो पंचवर्षीय योजना था ये 74 से 79 तक चलना चाहिए था, लेकिन 1 साल पहले इसको समाप्त किया गया और 2 साल का रोलिंग प्लान लाया गया था यहाँ पर 79-80, ध्यान रखना है आपका। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका 1969 से लेकर के 74 तक था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी आपकी 1985 से 90 तक। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 1961 से 1966 तक। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 61 से 66 तक थी, चौथी जो थी 69 से 74 तक। आखिर 3 साल क्या हुआ? 3 साल क्या हुआ? 67, 68, है ना, क्या हुआ? तो 3 साल के लिए यहाँ पर गैप कर दिया गया। क्यों किया गया था? तो इसका कारण था दोस्तों, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ना बहुत सारे युद्ध हम लोग लड़े, पाकिस्तान से, चीन से, है ना, बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसके वजह से जो लक्ष्य रखा गया था विकास का वो पूरा नहीं कर पाए, है ना। इसके वजह से यहाँ पर 3 साल के लिए गैपिंग किया गया और यहाँ पर वार्षिक प्लान लाया गया था 1-1 साल का। ये पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, कुछ साल के लिए, और फिर 1-1 साल का प्लान लाया गया था। फिर 69 में चौथी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर आपका 15 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। मिलान में क्या करना है भाई? तो यहाँ पर कह रहा है कि एक तरफ दिया है भौतिक राशियाँ और एक तरफ दिया गया है मात्रक। जैसे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। त्वरण बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कल भी इस प्रकार का क्वेश्चन बताए थे, है ना, यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का तो न्यूटन होता है, आपको पता है। कार्य का होता है आपका जूल होता है, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड होता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 नंबर। 16 है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ऐसा काम आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, ठीक ना। तो लटके हुए जो कालीन है ना, जब उसमें धूल भर गया है, या फिर आप कंबल को ले लीजिए, है ना, रजाई ले लीजिए, उसको आप लटका दीजिए, ऊपर से डंडा से मारिए, जितना भी धूल होगा अंदर में क्या होगा सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों आता है? तो जड़त्व के कारण की वजह से आता है। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर आपका 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 6.67 गुने 10⁻⁻11, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला जो यहाँ पदार्थ है, ऑप्शन दिया गया लोहा, हीरा, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता वाला हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन के अनुसार। हीरा की अगर बात करें तो हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है ना। हीरा क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का अपरूप है। लोहा की अगर बात करें तो लोहा कितने प्रकार के होते हैं? लोहा 4 प्रकार के होते हैं,
है ना। लोहा 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको कोयला होता है उसी प्रकार से लोहा भी अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा वाला लोहा होता है हेमेटाइट, है ना, हेमाटाइट होता है सबसे अच्छा। दूसरे नंबर पर आता है मैग्नेटाइट, ठीक है, दूसरे नंबर पे मैग्नेटाइट आता है। तीसरे नंबर पे आता है लिमोनाइट, कौन आता है, लिमोनाइट आता है। और चौथे नंबर पर आता है सीडेराइट, है ना, चौथे नंबर पे आता है सीडेराइट। ये 4 प्रकार का कोयला है, सॉरी लोहा है। सबसे घटिया लोहा सीडेराइट है, सबसे अच्छा लोहा कई बार पूछता है तो हेमेटाइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19 नंबर। 19 नंबर सवाल है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो ये ही ऑप्शन जो है दोस्तों ये सत्य नहीं है ना। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी ये सब सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। एरोसॉल, एरोसॉल का मतलब क्या होता है, एरोसॉल का मतलब होता है कि हवा में मौजूद छोटे छोटे कण, है ना। एरोसॉल का मतलब क्या होता है, हवा में मौजूद छोटे छोटे कण तो होते हैं, हवा में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो एरोसॉल का उदाहरण कौन सा नहीं है, धुंध, धुंध तो उसी का उदाहरण है, कोहरा भी उसी का उदाहरण है, बादल भी उसी का उदाहरण है। जल में जो तेल है ये उसका उदाहरण नहीं है ना। देखिए कितना आसान हो गया। एरोसॉल का मतलब आपको अगर पता रहता कि हवा में छोटे छोटे कण होते हैं इसका मतलब, तो आप मार देते आंसर नंबर डी, है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए और सही उत्तर बताइए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तरफ दिया गया आविष्कारक, एक तरफ है आविष्कार और आविष्कारक। जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, बहुत बढ़िया, न्यूट्रॉन के आविष्कारक थे जेम्स चैडविक, है ना। और इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, जे थॉमसन। प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे, तो ई गोल्डस्टीन। और परमाणु नाभिक रदरफोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन और परमाणु नाभिक ई रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 1, 3, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 22 नंबर कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें सोडियम का, है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता रहेगा तो कोर इलेक्ट्रॉन आप नहीं बता पाइएगा सोडियम का, ठीक है। सोडियम का Na होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का, तो 11 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखना है। और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो कोर इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा स्टार्टिंग वाला ये 3 ठो, 1s2, 2s2 और 2p6। अब इसमें जोड़ लीजिएगा तो 6 2 8 2 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। हाइड्रा अम्ल के उदाहरण कौन सा हो जाएंगे, H2SO4, H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक। देखिए जब क्वेश्चन देखते हैं ना तो हमसे रहा नहीं जाता है, बता देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग में आ जाएगा। HNO3 की अगर बात करें तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, क्या होता है, नाइट्रिक, है ना, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है। और H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल। तो हमारा एक ही बच गया, वो है हाइड्रा अम्ल HCl, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24 नंबर। 24 कह रहा है कि बॉयल चार्ल्स एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। बॉयल चार्ल्स एवं एवोगैड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, है ना। तो गैसीय नियम का प्रतिपादन किसने किए, बॉयल महोदय, ये चार्ल्स महोदय, एवोगैड्रो महोदय। तो इसके संयुक्त रूप को कहा जाता है आदर्श गैस नियम, है ना।
आदर्श गैस नियम इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर की जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं किसको? तो वो महोदय हैं लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर हैं। एडवर्ड जेनर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए प्रसिद्ध है एडवर्ड जेनर दोस्तों? तो चेचक के टीका, है ना, चेचक के टीके, है ना, चेचक के टीके का आविष्कार कौन किए थे? तो एडवर्ड जेनर ही किए थे आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 नंबर। तो 26 प्रश्न कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डीएनए आरएनए प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 27 नंबर कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ना? तो प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आपका, देख लीजिएगा फटाफट, और इसका जवाब मैं आपको बता दूं कि यह रक्त तरल मैट्रिक्स है, ठीक है, यह रंगहीन होता है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि हेपेटाइटिस बी एक संधारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? बताइए, हेपेटाइटिस बी जो है ये किसको प्रभावित करता है? हमारे बॉडी में वो कौन सा अंग है जिसको प्रभावित करता है हेपेटाइटिस बी? तो हेपेटाइटिस बी से प्रभावित होने वाला जो अंग है दोस्तों वो है आपका लीवर, है ना, लीवर यानी कि यकृत, लीवर यानी कि यकृत जो है वो प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से। अगला है 29 नंबर, कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग? बहुत बढ़िया है ना, वो दिमाग जो माथा हमारा है, तो सोचने वाला भाग कौन सा है? सोचने वाला। अब देखिए मस्तिष्क की बात आया दोस्तों, तो जो हमारा जो मस्तिष्क है ना, इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। इसका कितना पार्ट होता है? 3। एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो सोचने वाला जो भाग है, सोचने वाला जो भाग है वो है आपका प्रमस्तिष्क, आगे वाला जो भाग है ना, आगे वाला जो भाग है वो प्रमस्तिष्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 30 नंबर, कह रहा है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा, है ना, जैसे ही गांव से संबंधित बातें आएगी तो ये पंचायत से संबंधित होगा, है कि नहीं? तो ग्राम सभा संबंधी प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 243 ए से लेकर के ओ तक इसमें प्रावधान है, पंचायत से संबंधित, है ना। सिर्फ यहाँ पर अगर ग्राम सभा से अगर बात कर रहे तो ग्राम सभा जब भी कहे तो हमारा हो जाएगा 243 ए, लेकिन अगर कहे पंचायती राज व्यवस्था तो 243 ए से ओ तक, है ना, 243 ए से ओ तक है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, है ना। 1973वें संविधान संशोधन हुआ था आपका, 1992 में हुआ था, है ना, इसको 93 में लागू किया गया था, ये सब याद है आपको। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था, पंचवर्षीय योजना नहीं, 11वीं सूची में शामिल किया गया था। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कल एक क्वेश्चन हम करवाए थे, है ना, उसमें एक थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, एक मैसेज भी किए थे कोई, है ना। तो जैसे कि कल एक क्वेश्चन था, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी, है ना, इंडियन लीग जो है वो किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो कल हम बताए थे शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 सितंबर आपका 1875 में हुई थी। कल हम बोल दिए थे 1975, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा, 1875 में हुई थी आपको इंडियन लीग की स्थापना, कलकत्ता में हुई थी 1875। 1975 में कैसे होगा? कॉमन सेंस वाली बात है ना, 1975 में भारत की आज़ादी के पहले ही हुआ था, 1875 में हुआ था इसका, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है? बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है वो मैं बाद में बताऊंगा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है वो भी बाद में बताऊंगा। पहले इसका आंसर बता देते हैं। पहले इसका आंसर हो जाएगा हमारा
आंसर नंबर ऑस्ट्रेलिया, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो संकल्पना ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से और भी एक चीज़ लिया गया है, समवर्ती सूची, है ना। आप पढ़े होंगे 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। तो समवर्ती जो है ये लिया गया है आपको ऑस्ट्रेलिया से, और जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। बुलाएंगे कौन, तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो आपको याद होगा संसदीय शासन प्रणाली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है संसदीय, आप ध्यान रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से और संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, है ना। संघीय बोले तो कनाडा, संसदीय बोले तो ब्रिटेन। अमेरिका से का लिया गया है, तो मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो अनुच्छेद 61 में है ना, वो भी आपको अमेरिका से लिया गया है। रूस से कहा लिया गया है ना, तो रूस काहे रूसेगा, इससे मौलिक कर्तव्य ले लिए, है ना। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, तो रूस गया था कि हमसे तो कुछ लिया नहीं, तो इससे फिर बाद में हम मौलिक कर्तव्य ले लिए, है ना। चलिए मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 के क में रखा गया, अनुच्छेद 51 के क में है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद कितने में है सुप्रीम कोर्ट, 124 में है, 1-2 का 4 में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने में है, 214 में है ना। 2 को इधर ले आए और 1 को इधर कर दिए, तो 214 हो गया हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हो गया 124 हो गया, ठीक है, याद हो गया। अब इसमें कह रहा है कि अभिलेख न्यायालय का वर्णन कितने में है, उच्चतम न्यायालय वाला। अभिलेख न्यायालय दोनों में होता है, उच्चतम में भी होता है और आपका हाई कोर्ट में भी होता है। तो उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय जो है वो है आपका अनुच्छेद 129 में। और अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट में, है ना, 214 क्या है दोस्तों, तो यह है हाई कोर्ट। तो 214 में जो हाई कोर्ट है यहाँ पर अभिलेख न्यायालय का वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद कितने में किया गया है, याद रखिएगा, 215 में, ठीक है, 215 में किया गया है हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय। अगर आपसे पूछे कि अभी वर्तमान में टोटल कितने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही को रहेगा दिल्ली में, है ना। हाई कोर्ट अभी कितना है, तो टोटल 25 गो हाई कोर्ट है। अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। और सबसे लास्ट में जो हाई कोर्ट बना था वो आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट बना था, और आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था उसका नाम था अमरावती में बना था। अमरावती नाम नहीं है, अमरावती में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती ही है, इसीलिए राजधानी में बनता है ना, तो इसीलिए है अमरावती आपका हाई कोर्ट सबसे लास्ट वाला। 25 टोटल अभी हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख, देखिए राजभाषा, है ना, तो राजभाषा ये भाषा से संबंधित है। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो संविधान के अगर क्वेश्चन छूट गया लगता है एक, हाँ वही तो हमको लग रहा था कि ये क्वेश्चन देखिए छूट गया है, इसको देख लेते हैं। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया। बहुत बढ़िया, देखिए अनुसूची कल भी बताए थे, देखिए 12 अनुसूची हम यहाँ पर बता देते हैं। 12 टोटल अनुसूची वर्तमान में, जब संविधान बना था तो कितना अनुसूची था, 8 गो, और अभी कितना है, 12 गो, ठीक है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ता और पेंशन ये किस अनुसूची में है, तो यह है दूसरी अनुसूची में, ठीक है। किसमें है, तो वेतन भत्ता याद रखिएगा, चुपचाप वेतन भत्ता याद रखिए। जो भारतीय संघ के पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, इसके जो वेतन भत्ता है वो दूसरे में आता है। अगर कहे दोस्तों पहला में क्या था, तो पहला में 8 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक के बारे में
वर्णन किया गया है। किसमें? तो अनुसूची 1 में। 2 में क्या हो गया? तो वेतन भत्ता। 3 में क्या हो गया? शपथ ग्रहण। 3 में याद रखिएगा शपथ ग्रहण। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के प्रशासन के बारे में। और छठा में क्या है? AMTM, कल ही बताए थे। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद है 7 में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में क्या है? भाषा, 22 को वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषा है। 9 में क्या है? भूमि सुधार कानून। 10 में क्या है? दल बदल। और 11 में क्या है? पंचायती राज। और 12 में क्या है? नगर निगम। ये 12 अनुसूची को आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा। देखिए राजभाषा का जो उल्लेख किया गया है ये भाग 17 में किया गया है। ठीक है, भाग टोटल संविधान में कितने हैं? हमारे संविधान में जो भाग है उसमें 22 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और जो राजभाषा का उल्लेख किया गया है वो भाग नंबर 17 में किया गया है। और आर्टिकल भी पूछता है कभी कभी, तो 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 35 नंबर। 35 नंबर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है? धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आप प्रस्तावना आपके स्कूल में डेली होता होगा, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना। तो डेली प्रस्तावना होता है। इस प्रस्तावना को आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आपका जो किताब है पहला पेज देखिएगा, प्रस्तावना लिखा हुआ रहेगा, है ना। राष्ट्रगान भी होगा, प्रस्तावना भी वहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो कौन सा शब्द उसमें नहीं है? तो वो धार्मिक न्याय उसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रस्तावना जो लिया गया था वो USA से लिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 नंबर कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? देखिए वो कौन सा संशोधन है ना। तो जैसे हम संशोधन दिन प्रतिदिन होते रहता है हमारे संविधान में, है ना। तो ये सहकारी समिति जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, याद रखिएगा सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन, इसी को मिनी संविधान भी कहते हैं, 1976 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन बहुत प्रसिद्ध है, किस लिए? तो संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटाया गया था। 73वें संविधान संशोधन बताए थे आपको, पंचायती राज से संबंधित है, 1993 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? जी हाँ, जब हमारा संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में लगा कि मौलिक कर्तव्य भी हमारे संविधान में होना चाहिए, तो इसको दोस्तों संविधान में लाया गया। और संविधान में लाया गया तो ये पहले रूस के संविधान से लाया गया। ठीक है, जब इसको लाया गया तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया, और वो था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, है ना। और वर्तमान में टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि वर्तमान में कितना है? 11। पूछेगा कि भारतीय संविधान, मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 0, क्योंकि मूल संविधान में तो था ही नहीं, इसको 1976 में जोड़ा गया है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 38 नंबर। प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? जी हाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ना। और महाभियोग जो लगाया जाता है वो आपका कैसी प्रक्रिया है ये पूछ रहा है। न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, है ना। देखिए महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, और जब महाभियोग लाया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाती है ताकि अपनी वो तैयारी कर ले। ठीक है, जो महाभियोग है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना। निम्न सदन, उच्च सदन, है ना, चाहे राज्यसभा कहिए, लोकसभा कहिए, कहीं भी लाया जा सकता है। और इसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर भी इस पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है आपका महाभियोग।
अनुच्छेद 61 है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, 39 नंबर। कह रहा है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव, है ना, मुखिया का चुनाव होता है ना गांव में, तो वही तो पंचायत का चुनाव है। तो वो कौन कराता है? केंद्र सरकार नहीं कराती है, उच्च न्यायालय नहीं कराती है, चुनाव आयोग नहीं कराती है, कौन कराती है? राज्य सरकार कराती है। ठीक है। अगला है कि कुरु या कुरु महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? महाजनपद टोटल कितने हैं? तो 16 महाजनपद हैं, है ना। टोटल महाजनपद की संख्या 16। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कुरु, तो कुरु की राजधानी थी आपको, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कहाँ थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। कौशाम्बी दोस्तों, है ना, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो थी ये वत्स की राजधानी, है ना, वत्स की राजधानी। और श्रावस्ती किसकी राजधानी? तो ये कौशल की श्रावस्ती, है ना, कौशल जो था इसकी राजधानी श्रावस्ती। और अहिच्छत्र किसकी राजधानी थी? तो उत्तरी पांचाल की, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी आपको अहिच्छत्र। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? कल देखिए आपको बताए थे महावीर के बारे में, आज कुछ सब बातें जान लीजिए आपको भगवान बुद्ध के बारे में, क्योंकि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों का जन्म धरती हमारा बिहार ही है। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है ना, क्योंकि इन्होंने घर को त्याग दिए थे, अपनी पत्नी अपनी बेटा को सोते हुए, और आधी रात को ही ये निकल दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। और 36 साल के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, याद रखिएगा। तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गृह त्याग का प्रतीक है आपको घोड़ा, है ना। घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। कमल किसका प्रतीक है? तो कमल जो है ये पवित्रता का प्रतीक है दोस्तों, है ना, आध्यात्मिकता का प्रतीक है, निष्ठा का प्रतीक है ना। तो ये कमल याद रखना है। और स्तूप, स्तूप के बारे में पूछता है, तो स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? बताइए, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? लक्ष्मीश्वर थे, गोविंद चंद्र थे, या जयचंद्र, या चंद्रदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रदेव थे। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवान ए खैरात, देखिए दीवान ए खैरात जो था एक विभाग था, जैसे कि अभी विभाग होता है ना, वित्त मंत्री है आपको, और बहुत सारा मंत्री है, रेल मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है ना, गृह मंत्री है। तो उसी समय होता था उस टाइम दीवान ए खैरात। तो दीवान ए खैरात जो था ये था आपका फिरोज शाह तुगलक के समय में, है ना, सल्तनत कालीन थे। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है ये किस काल की कला है? तो ये जो कला है एकास्म गोलाकार स्तंभ, ये मौर्य काल में बनाया जाता था। किस काल में? मौर्य काल में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम। 2-3 मस्जिद हमेशा पूछता है। कुव्वत उल इस्लाम जो है ये आपको दिल्ली में है। ठीक है। एक आपसे पूछता है अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, अजमेर में एक है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है ना। और ये कई बार एग्जाम में आया, रेलवे भी कई बार पूछा है, और भी एग्जाम में एसएससी वगैरह में। तो ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था आपको 1199 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट सवाल है आपका 46 नंबर। 46 है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? बताइए, सिंधु काल में सीसा, है ना, सीसा का आयात होता था। ठीक है। सिंधु समय, सिंधु घाटी सभ्यता में तो सीसा आता था दोस्तों आपको ईरान से, है ना, ईरान से सीसा आता था। याद रखिएगा। अफगानिस्तान से टीन आता था, ऊँट आता था। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आजकल देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इसमें से, इस सवाल से ये पता चलता है कि जो ये सवाल बना रहा है उसको चारों सवाल पता है ना। तो एक सवाल से 4 सवाल आपसे पूछ लिया आयोग, इसीलिए आजकल इस प्रकार का सवाल ज़्यादा आप देखिएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, खास करके यूपीएससी वगैरह तो देखिएगा तो सब क्वेश्चन है इसने मिलवे करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है
इसको मिलान कर दीजिए। शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया गया था, दास प्रथा, ये सभी इधर देख लीजिए प्रथा है और इस पर प्रतिबंध कौन लगाया था इसके बारे में बताया गया है। तो शिशुवध जो प्रतिबंध लगाया गया था वो बेलेजली के द्वारा लगाया गया था, बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था लॉर्ड एलनबरो और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था लॉर्ड कैनिंग ने। यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल ये सजाया हुआ दे दिया है, कोई मेहनत नहीं लगेगा ऑप्शन नंबर ए मारने में। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, जहां आप जुड़ जाइएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। बीओ और एचएम का ग्रुप है, इसमें अभी मात्र 399 चार्ज है और ये चार्ज जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक लगेगा, फिर आपका ये बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो कांग्रेस के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जान लें। तो प्रथम मुस्लिम पूछ रहा है, प्रथम मुस्लिम जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, है ना। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना। और पहली अध्यक्षता कौन किए थे, तो पहले अध्यक्ष थे भोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, है ना। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अंग्रेज जो थे वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे, जॉर्ज यूल जो थे ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। और ये कब बने थे, तो 1888 में ये बने थे, आपको अध्यक्ष याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो सबसे युवा जो थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा थे और ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो थे कौन थे, तो MG रानाडे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। इनाम कमीशन, तो इनाम कमीशन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था डलहौजी, क्योंकि डलहौजी के समय दोस्तों रेल, तार, है ना, टेलीग्राफ लाइन सब शुरू किया गया था डलहौजी के समय ही। और ये गवर्नर जनरल जो था कब से कब तक रहा था, तो ये 1848 से लेकर के 56 तक ये गवर्नर जनरल रहा था, है ना। उसके बाद वायसराय बन गया था, कैनिंग बना था आपको 56 में वायसराय, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अभी दीवान ये खैरात आपको फिरोज शाह तुगलक बताए थे, दीवान ये कोही क्या होता है, दीवान ये मुख खराज का किससे संबंधित था, दीवान ये अर्ज किससे संबंधित था, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है, देख लीजिएगा। सब ये PDF आपको मिल जाएगा, है ना। और इसका में ग्रुप में आप हमारे जुड़ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, हेडमास्टर HE और BO का एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन जो है ना आपके सक्षमता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्षमता में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। डेली आपकी जो क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है। मात्र अभी 399 इसमें चार्ज है, ओनली 399 इसमें चार्ज है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9341550523, है ना, 9341550523। ये फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, इसी पे आपको पे करना होगा। और पे करके आपको इस नंबर पे 7857824310 पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हमें शेयर कर दीजिएगा, है ना। शेयर का ऑप्शन आता है, जैसे ही पेमेंट करिएगा तो शेयर का ऑप्शन आएगा, तो हमको इस नंबर पर मैसेज भेज दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में जोड़ दे और वहाँ पर सब मिल जाएगा। अभी ये फ़ी जो है अभी मात्र 399 है, जब वैकेंसी आ जाएगी तो ये डबल हो जाएगा आपका, आना कि 799 फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं हम कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।
बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए एक टेस्ट में लगभग हम यहाँ पर 250 से 300 क्वेश्चन का रिवीजन डेली करा देते हैं। 1 घंटा में इतना क्वेश्चन रिवीजन अगर डेली हो जाता है तो हमें नहीं लगता कि आप पीछे रह पाइएगा। और क्योंकि अगर हेडमास्टर की वैकेंसी जो आ रही है उसमें आपको कट ऑफ कम से कम भी तो 100 प्लस जाएगा इस बार, है ना। 100 प्लस रहेगा तो अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा। और जो बीओ का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी गजब का यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि उसमें भी फार्म ज़बरदस्त भराएगा, है ना। सब लोग चाहेंगे कि हम बीओ बन जाए, है ना। तो अभी से ही जब तक आप तैयारी नहीं करिएगा तब तक बीओ कैसे बनेगा, कैसे आप 1 लाख रुपया वेतन उठाइएगा, है ना। 1 लाख रुपया उठाने के लिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। और मात्र 400 रुपये में आपको मेहनत करना है। यहाँ पर ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपया फ़ी भी नहीं है। हमारे यहाँ इतना कम फ़ी रहता है और इतने ज़्यादा लोग मतलब सफल हुए, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सक्षमता परीक्षा, है ना। लेकिन इधर समय नहीं होने की वजह से हम इधर लगभग 6 महीने से क्लास नहीं ले रहे थे और फिर से हम टाइम निकाल रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।